कोच जाति का वंश निर्णय। अविभाजित भारत में वर्ण या जाति उपजातियों की संख्या लगभग 3000 है। इन विशाल संख्या वाले वर्णों और समुदायों के लोगों को उनकी शारीरिक बनावट, चेहरे की आकृति, शरीर के रंग, नाक और सिर के आकार आदि के आधार पर मानवशास्त्रियों एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने 7 नृवंशों एथनिक ग्रुप्स में विभाजित किया है। ये 7 नृवंश हैं: आर्य, द्रविडियन या हिंदुस्तानी, मंगोलॉयड, साइथो द्रविडियन, तुर्क ईरानी, इंडो आर्यन, मंगोलॉयड द्रविडियन और द्रविडियन। कुछ विद्वानों या मानवशास्त्रियों ने भारत में पाए जाने वाले सभी वर्णों और समुदायों को 6 नृवंशों में बांटा है। ये 6 नृवंश हैं: नेग्रिटो, मंगोलॉयड, मेडिटेरेनियन, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, पश्चिमी ब्रैकिसफेल्स, ब्राकाइसीफेल्स और नॉर्डिक। विद्वानों का अनुमान है कि ऊपर उल्लेख किए गए वर्तमान भारतीय लोगों के पूर्वज सभी भारत के बाहर से आए थे। हालांकि कई लोग विद्वानों की इस धारणा को गलत मानते हैं। उनके अनुसार आर्यों का जन्म भारत की धरती पर ही हुआ था। इन विद्वानों का मानना है कि आर्य या वर्तमान में पाए जाने वाले भारतीय जनसमूह का कोई भी गुट या समुदाय भारत की कोख में ही। पृष्ठ संख्या 49। जन्म का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, क्योंकि भारत में अभी तक मानव प्रजनन का कोई जीवाश्म फॉसिल नहीं मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोच लोग भारतीय जनसमूह के उन 6 या 7 समूहों में से किसी एक के वंशज हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। लेकिन वे किस समूह के हैं, इसे लेकर विद्वानों के बीच मतभेद दिखाई देता है। जॉर्ज कैम्पबेल का अनुमान है कि कोच लोग नेग्रिटो समूह के हैं, लेकिन रेवरली 1872, डाल्टन 1872 और रिजली 1890 के अनुसार कोच लोग द्रविडियन हैं। दूसरी ओर ओ'डोनेल 1881, गैट 1926 और कर्नल वॉडेल आदि के अनुसार कोच लोग मंगोलियाई मंगोलॉयड मूल के हैं। उपरोक्त मतभेदों से यह स्पष्ट होता है कि कोच जाति के वंश का निर्धारण निश्चित नहीं है। इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। भारत में वैज्ञानिक पद्धति से जाति या वंश का निर्धारण बहुत देर से, यानी 19वीं शताब्दी के अंत 1886 में शुरू हुआ। जिस समय यह वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हुई, तब तक अधिकांश कोच अपने मूल रूप और बनावट से काफी बदल चुके थे। उनमें से कई लोगों ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म अपना लिया था और खुद को अलग अलग नामों से पहचान दी थी। उन्होंने अपनी मातृभाषा छोड़ दी थी और दूसरों की भाषा अपना ली थी। इसलिए विद्वान कोचों के वास्तविक स्वरूप को उजागर करने में असमर्थ रहे। जो भी हो, कोचों के वंश निर्धारण में विद्वानों द्वारा बताए गए 3 समूहों में से हमें सर जॉर्ज कैम्पबेल का एक भी समर्थक नहीं मिलता। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कोच लोग नेग्रिटो मानव समूह के वंशज नहीं हैं। अतः वे या तो मंगोलियाई होंगे या द्रविड़। इसलिए ये जांचा जा सकता है कि कोच इन 2 समूहों मंगोलियाई और द्रविड़ में से किसके वंशज हो सकते हैं। विद्वानों के अनुसार द्रविड़ जाति के लोग छोटे कद के होते हैं और उनकी ऊंचाई औसत से कम होती है। रंग अत्यंत काला, बाल घुंघराले और घने, आंखें काली, सिर लंबा, नाक चौड़ी और मूल स्थान चपटा, लेकिन उतना चपटा नहीं जिससे उनका चेहरा पूरी तरह बराबर और चौड़ा दिखाई दे। मंगोलियाई लोगों की विशेषता ये है कि उनका सिर चौड़ा या लंबा होता है, आंखें छोटी होती हैं जो पूरी तरह खोलने पर भी आधी ही खुलती हैं और गोल होती हैं, कान बड़े, होंठ मोटे, रंग काला और भूरा होता है और चेहरे पर बाल, दाढ़ी या मूंछें बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती हैं। ऊपर बताए गए द्रविड़ और मंगोलियाई समुदायों के शारीरिक आकार और बनावट के आधार पर जब कोच जाति की शारीरिक बनावट का विश्लेषण किया जाता है तो देखा जाता है कि उनकी शारीरिक संरचना मंगोलॉयड से अधिक मिलती जुलती है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कोच लोग द्रविड़ वंश के नहीं हैं, क्योंकि द्रविड़ों के विपरीत कोच लोगों की ऊंचाई औसत से कम नहीं होती। उनका चेहरा, बाल, दाढ़ी और मूंछें बहुत कम होती हैं। सिर आमतौर पर चौड़ा या लंबा होता है और त्वचा का रंग काला होने के बावजूद उसमें पीलेपन की झलक होती है। शारीरिक बनावट की इन्हीं विशेषताओं के कारण कोच समुदाय द्रविड़ों से अलग दिखाई देता है। अतः कोच द्रविड़ नहीं बल्कि मंगोलियाई हैं। यदि कोच मंगोलियाई हैं तो डॉक्टर रिजली जैसे विश्व प्रसिद्ध मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उन्हें द्रविड़ क्यों कहा था? हमारे विचार से उनकी इस गलती के पीछे ठोस कारण है। जब डॉक्टर रिजली ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मानवशास्त्रीय शोध किया था, तब तक बहुसंख्यक कोच बनकर नहीं रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को अपना लिया था, कोच नाम का त्याग कर दिया था और अपनी जाति का नाम बदलकर राजवंशी या अन्य पदवियां अपना ली थीं। इस बात को समझने के लिए थोड़े विस्तार की आवश्यकता है। नृवंश विज्ञानी और इतिहासकार मानते हैं कि जब विश्व सिंह सिंहासन पर बैठे तो वे हिंदू बन गए। उनके हिंदू बनने के बाद उनके वफादार कर्मचारियों और संपन्न कोचों ने भी कोच नाम छोड़कर राजवंशी नाम अपना लिया। लेकिन समकालीन इतिहास का अध्ययन करने पर ऐसा लगता है कि कोच धर्म, संस्कृति, भाषा और नाम खोने के लिए विश्व सिंह उतने जिम्मेदार नहीं हैं जितना उन्हें ठहराया जाता है।
हमारे अनुसार कोचों की पहचान, कोचत्व, भाषा, संस्कृति और जाति का नाम खोने के लिए इतिहासकारों, मानव विज्ञानियों और विद्वानों ने विश्व सिंह को जिस तरह, ये शायद सच नहीं है कि उन्हें दोषी ठहराया गया है। हालांकि विद्वानों ने उन्हें कामतेश्वर कहा था, लेकिन उनके देश का नाम कोच बिहार यानी कोचों का देश ही हुआ। अपने संतानों को दिए गए उपदेशों में देखा जाता है कि उन्होंने अपने पुत्रों को उच्च वर्ण की हिंदू लड़कियों से विवाह करने के बजाय कोच, कछारी और मेच समुदाय की लड़कियों से विवाह करने की सलाह दी थी। सन 1585 में राल्फ फिच नामक एक ब्रिटिश पर्यटक ने कोच राज्य का भ्रमण किया था। उन्होंने चिलाराय का नाम सकल काउंस यानी शुक्लध्वज कोच, सुखलाध्वज कोच लिखा था। जब महाराज नरनारायण अहोम राज्य पर आक्रमण करने गए थे, तब उनके दादा पूर्वज को महादेव ने सपने में जो दर्शन दिए थे, उसका वर्णन दरंग राजवंशावली में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किया गया है। दरंग राजवंशावली में इस प्रकार कहा गया है, पहली रात को सदाशिव शिवजी ने दर्शन दिए। उन्होंने पूछा, तुमने अपनी नीति परंपरा क्यों छोड़ दी? कछारियों की रीति के अनुसार फिर से नृत्य करो। मैं सच कहता हूं, तुम्हारी विजय निश्चित होगी। संकोश नदी के तट पर पड़ाव डालकर वहां कछारियों को बुलाकर नृत्य का आयोजन करो। हंस, कबूतर, मदिरा, भात, भैंस और सुअर, साथ ही मुर्गा और बकरी का निरंतर उपहार बलि चढ़ाओ। राजा ने शपथ लेकर ये वचन कहे, मेरे इन वाक्यों और नियमों को सभी ध्यान से सुने। गोहाई कमल अली को मध्य सीमा मानकर इसके उत्तर दिशा में जितने भी कछारी लोग हैं, उस तरफ के जितने भी देवालय मंदिर हैं, वहां मेरे आदेशानुसार कोच और मेच समुदाय के लोग पूजा करेंगे। दक्षिण दिशा की ओर पूजा ब्राह्मणों द्वारा की जाएगी। इसी नियम के अनुसार सभी धर्मों का पालन होगा। मुख्य बातें। यह पाठ कोच राजवंश के इतिहास और उनकी सामाजिक धार्मिक नीतियों पर प्रकाश डालता है। इसमें राजा नर नारायण और उनके भाई चिलाराय का उल्लेख है। यह दिखाता है कि उस समय कोच राजाओं ने अपनी जनजातीय परंपराओं और हिंदू धर्म के बीच कैसे संतुलन बनाया था। ऊपर उल्लेख की गई राज आज्ञाओं से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि कोच राजा हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित होने के लिए बाध्य हुए थे, फिर भी उन्होंने कोचों के आदि धर्म, मूल धर्म को जड़ से खत्म करने या अपनी जाति के नाम को छोड़ने की वकालत नहीं की थी। बंगाल के समाज में आर्य धर्म और संस्कृति के प्रति बढ़ता आकर्षण जो पूरे बंगाल में फैल रहा था, उसने बंगाल की सीमा से सटे कोच बहुल क्षेत्रों को भी लगभग 10वीं शताब्दी या उससे पहले से ही प्रभावित करना शुरू कर दिया था। इसके कारण वे आर्य धर्म के प्रचारकों की चतुराईपूर्ण कहानियों के शिकार हो गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने भारी संख्या में कोचों की तिब्बती चीनी मूल की कोच, भाषा, धर्म और जाति के नाम को त्याग दिया और कमतापुरी भाषा को अपना लिया तथा अपनी जाति का नाम राजबंशी रख लिया। हालांकि कोच राजाओं द्वारा राजबंशी नाम अपनाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। निश्चित रूप से कोच राजाओं के लिए स्वयं आर्य धर्म, भाषा और संस्कृति को स्वीकार करना अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि भारत में कोई भी अनार्य या जनजातीय व्यक्ति जब राजा बनता था तो उसका हिंदू होना या बनाया जाना भारतीय संस्कृति की एक निरंतर चलने वाली नीति रही है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस राजा के पास ब्राह्मण होते हैं, उसके धन, जन और संपत्ति में निरंतर वृद्धि होती है। यहाँ ऐत्रेय ब्राह्मण का एक श्लोक उद्धृत है। इसी कारण से आर्य विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की कहानियां रची और इन राजाओं को अतीत के किसी प्रसिद्ध देवता, नायक या राजवंश का वंशज बताकर उनकी वंशावली तैयार की। बृहद्धर्म पुराण में राजा वेन की कहानी और परशुराम द्वारा क्षत्रियों के विनाश की कहानी इसके ज्वलंत प्रमाण है। बहुत दूर न जाकर हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि असम में 600 वर्षों तक शासन करने वाले अहोम, जो पाटकाई पर्वत पार कर अपने लिखित इतिहास और संस्कृति के साथ आए थे, उन्हें इंद्र का वंशज बताकर हिंदू बनाया गया। इसी तरह 1750 ईस्वी में कछारी राजा को सोने की गाय की मूर्ति के भीतर से निकालकर हिंदू बनाया गया और उन्हें महाभारत के घटोत्कच का वंशज बताया गया। मणिपुर के नागा कुकी लोगों को महाभारत में वर्णित कलिंग देश के पास के मणिपुर से जोड़कर उन्हें अर्जुन का वंशज बताकर हिंदू धर्म में शामिल किया गया। बंगाल और ब्रह्मपुत्र घाटी में हम इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कछार और मणिपुर में शुरू होने से पहले ये निश्चित रूप से शुरू हो चुका था। रामायण के नरकासुर, महाभारत के भगदत्त, बाण की बेटी उषा और राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी को प्रागज्योतिषपुर, कामरूप, तेजपुर और सदिया क्षेत्र का राजा मानकर असमिया समाज और विद्वान गर्व महसूस करते हैं। हालांकि इस गर्व में आत्मधोखे के अलावा सच्चाई और ऐतिहासिकता बहुत कम या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रामायण में नरकासुर के जिस प्रागज्योतिषपुर का उल्लेख है, उसे रामायण के किष्किंधा कांड में सिंधु नदी के पास बताया गया है। महाभारत में भीम पूर्व की ओर और अर्जुन उत्तर की ओर दिग्विजय के लिए जाते हैं। भीम के बंगाल तक आने की बात कही गई है, लेकिन भगदत्त के साथ युद्ध पूर्व में आए भीम ने नहीं, बल्कि उत्तर की ओर गए अर्जुन ने किया था।
विद्वानों ने राजा भीष्मक के देश विदर्भ की पहचान महाराष्ट्र के अंतर्गत की है। महाभारत में विदर्भ को सौराष्ट्र कहा गया है। सह पह 30/61। बाण का शोणितपुर निश्चित रूप से अब भी अज्ञात है, लेकिन महाभारत के अनुसार राजा भीष्मक का देश दक्षिण भारत में है। बाद के काल में आर्यों ने पौराणिक कहानियों के स्थानों के नामों को आर्यकरण के अचूक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अनार्यों को आर्य बनाने के यज्ञ में शामिल हुए। 16वीं शताब्दी के कोच राजाओं के लिए भी आर्य ब्राह्मणों ने ऐसी ही झूठी और काल्पनिक कहानियां बनाई ताकि उन्हें हिंदू बनाया जा सके, जैसा कि हम देखते हैं। आर्य मिशनरियों के प्रचार से प्रभावित होकर कोच समाज ने हिंदू या आर्य भाषा और संस्कृति को अपनाया और आर्य हिंदू बन गए। हमने शुरुआत की थी कि डॉक्टर रिजली ने कोचों को द्रविड़ क्यों कहा था। क्या उन्होंने उन्हें वास्तव में द्रविड़ वंश का होने के कारण द्रविड़ कहा था? हमारे अनुसार कोचों को द्रविड़ इसलिए कहा गया क्योंकि वे द्रविड़ प्रजाति के थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कोचों को द्रविड़ इसलिए कहा क्योंकि वो हिंदू और राजवंशी नामों से गुमराह हो गए थे। ये दोनों ही नाम कोचों के वास्तविक नाम नहीं थे। हिंदू या ब्राह्मणों ने कोच नाम धर्म और भाषा पर हीनता और तुच्छता का कृत्रिम लेप लगाकर उन्हें डराने के लिए एक आवरण मात्र तैयार किया था। प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि उत्तर पूर्वी भारत में केवल कोच ही राजवंशी नाम से परिचित नहीं थे। कोचों के अलावा कैवर्त, नमशूद्र, बागदी, चटगांव के बरुआ, मग और धिमल लोग भी खुद को राजवंशी के रूप में पहचानते थे। डॉक्टर रिजली राजवंशी के नाम से जाने जाने वाले कोच, कैवर्त और नमशूद्र के बीच प्रजातीय रेशियल अंतर नहीं कर सके थे। चूंकि कैवर्त द्रविड़ समूह के लोग हैं, इसलिए कोचों के शारीरिक माप के आधार पर उन्होंने उन्हें भी द्रविड़ कह दिया। हालांकि डॉक्टर रिजली के काम में कुछ अतिशयोक्ति भी देखी जाती है। उन्होंने पूरे बंगाल के लोगों को द्रविड़ और मंगोलॉयड का मिश्रण कहा है, जो हमारे विचार में गलत है। चाहे जो भी हो, जैसे पूरे बंगाल और असम के जनसमूह मंगोलॉयड नहीं है, वैसे ही राजवंशी, विशेष रूप से कोच राजवंशी भी द्रविड़ वंशज नहीं हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि नमशूद्र या कैवर्त द्रविड़ मूल के हैं, लेकिन उनके बीच भी रक्त का मिश्रण निश्चित रूप से हुआ है। किंतु भारत में विवाह के मामले में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा लागू होने के बाद से यूरोप या अमेरिका की तरह रक्त का सम्मिश्रण होने की सुविधा नहीं मिल पाई। इसलिए शारीरिक आकार और बनावट के आधार पर प्रजाति निर्धारण में कोचों को मंगोलॉयड मानने के अलावा कर्नल वॉडेल ने कोचों की नाक, सिर और ऊंचाई आदि का माप लेकर देखा है कि कोच मंगोलॉयड रिवंश एथनिक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अतः कोच मंगोलॉयड प्रजाति के हैं, द्रविड़ या नेग्रिटो प्रजाति के नहीं। 2. कोच किस मंगोलॉयड समूह के वंशज हैं? नृविज्ञानियों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने भारत में प्रवेश करने वाले मंगोलॉयड लोगों को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे 1 पैलियो मंगोलॉयड, आदिम मंगोलॉयड और 2 तिब्बती मंगोलॉयड। मंगोलॉयड मूल के इन 2 समूहों या उपसमूहों के बीच का अंतर मोटे तौर पर इस प्रकार देखा जाता है। आदिम मंगोलॉयड, तिब्बती मंगोलॉयड। सिर इज़गिटू लंबा या चौड़ा, सिर विशालकाय बड़ा, ऊंचाई नाटा छोटा कद, ऊंचाई लंबा कद। पेज 55। शारीरिक बनावट का विवरण तुलना। नाक मोटी और छोटी, बहुत ऊंची नहीं। सिर का पिछला हिस्सा गोल और बाहर निकला हुआ। रंग काले से लेकर पीले रंग की छाप वाला। चेहरा गाल की हड्डियां ऊंची और उभरी हुई। नाक कोमल और लंबी। सिर का पिछला हिस्सा सपाट और सीधा। रंग साफ गोरा। चेहरा गाल की हड्डियां बाहर निकली हुई नहीं। मुख्य पाठ का अनुवाद। यदि हम इस शारीरिक गठन के नमूने की तुलना कोच या राजवंशी लोगों से करें तो हम पाते हैं कि उनकी शारीरिक आकृति आदिम मंगोलॉयड, प्रिमिटिव मंगोलॉयड समूह से मेल खाती है, न कि तिब्बती मंगोलॉयड से। भूटिया लोग तिब्बती मंगोलॉयड हैं, लेकिन कोचों के शारीरिक गठन और चेहरे की आकृति का भूटिया लोगों के शारीरिक गठन से कोई मेल नहीं दिखता। बेशक भाषा के आधार पर कोचों का नामकरण तिब्बती बर्मी होने के कारण विद्वान उन्हें तिब्बती मंगोलॉयड कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बंगाली बोलने वाले को बंगाली और असमिया बोलने वाले को असमिया कहा जाता है। भाषा और संस्कृति का परिवर्तन बहुत आसान है, क्योंकि इस परिवर्तन का नियंत्रण व्यक्ति या समाज के पास होता है, लेकिन शारीरिक संरचना में बदलाव इतनी आसानी से संभव नहीं है। जो भी हो, भले ही कोचों की भाषा तिब्बती बर्मी है, लेकिन प्रजाति के दृष्टिकोण से कोच, राजवंशी, पाली या पालिया लोग आदिम मंगोलॉयड के वंशज हैं, तिब्बती मंगोलॉयड के नहीं। संक्षेप में कहें तो कोच मंगोलॉयड प्रजाति के वंशज हैं। मंगोलॉयडों के भीतर वे आदिम मंगोलॉयड समूह या दल के अंतर्गत आते हैं, जिसे अंग्रेजी में पेलियो मंगोलॉयड कहा जाता है। पेलियो मंगोलॉयड वंशज दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उनमें से तुरानियंस उनके सुदूर अतीत के निकटतम संबंधी हो सकते हैं।
लेकिन भारत में प्रवेश करने से ठीक पहले उनके निकटतम संबंधी पूर्वी तुर्किस्तान के तुर्क प्रतीत होते हैं। इस धारणा का एक विश्वसनीय वर्णन हमें 13वीं शताब्दी के बख्तियार खिलजी के इतिहासकार मिन्हास के लेखन में मिलता है। विवरण से मिन्हास के अनुसार तिब्बत और लखनौती के बीच स्थित पहाड़ों के विभिन्न हिस्सों में 3 जातियों के लोग रहते हैं, जिन्हें कोच, दूसरा मेज और तीसरा तिहारू कहा जाता है, और उन सभी की मुखाकृति टर्क जैसी है। उनकी भाषा भी हिंद और तुर्क की भाषा के बीच एक अलग बोली है। 25 हडसन के अनुसार टुरेनियंस की एक विशेषता बड़े आकार के कान 26 है। राल्फ फिच ने 1585 ईस्वी में कोच राज्य की यात्रा के दौरान कोच लोगों के बड़े आकार के कान देखे थे, जिनकी लंबाई लगभग 1 बिलांद 1 हाथ की चौड़ाई 27 थी। यूजीन पिटार्ट ने भी पूर्वी तुर्किस्तान के तुर्कों के कान बड़े आकार के होने की बात कही है। 28 इसलिए तुर्क लोग कोचों के निकट संबंधी हो सकते हैं या होने की काफी संभावना है।